कल वाला टॉपिक समझ आ गया था, पढ़ा था सबको। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जो भी हम एक्सरसाइज रूटीन में करवा रहे हैं, एक्सरसाइज जो करवा रहे हैं, उसका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होता है? एक्सरसाइज इज अ बॉडी एक्टिविटी दैट एनहांसेस और मेंटेन्स फिजिकल फिटनेस एंड ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, एक्सरसाइज क्या करती है? बॉडी एक्टिविटी है जो एनहांस करती, बढ़ाती है और मेंटेन करती है फिजिकल फिटनेस को एंड ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, एक्सरसाइज सब में ये होता है। एक्सरसाइज दो तरह की होती है, एरोबिक है एनारोबिक। ये आपने पढ़ा होगा पहले। एरोबिक क्या होती है? जिसमें हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में लो मॉडरेट इंटेंसिटी होती है, इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। फॉर एग्जांपल रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, ये सब आपका आता है एरोबिक में। एनारोबिक में क्या आएगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई इंटेंसिटी, शॉर्ट ड्यूरेशन, वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंट। जो भी आप जिम में एक्सरसाइज देखते हो करते हैं ना, हैवी एक्सरसाइज होती है, वो आती है एनारोबिक। और एरोबिक में जितनी कार्डियो एक्टिविटी है, रनिंग है, जंपिंग है, डांसिंग है ना, हम लोग फिटनेस के लिए करते हैं, कार्डियो के और रेस्पिरेशन के लिए, वो आती है आपकी एरोबिक। दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, एरोबिक मतलब विद ऑक्सीजन। ये वो एक्सरसाइज की बात। मसल्स आर सॉफ्ट टिश्यू। मसल्स क्या होती है? सॉफ्ट टिश्यू होता है। टाइप ऑफ मसल आप पढ़ चुके हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल क्या होती है? वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी होती है? वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी? अतुल होंगी, ये होती है। और कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल होती है जो हमारे हाथ पैरों में मसल्स है, वो वॉलंटरी हमारे हिसाब से चलती है, जब हाथ मोड़ रहा है। स्मूथ मसल्स क्या है? जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं अंदर बॉडी के, वो सब स्मूथ मसल्स हैं। तो ऑर्गन अपने आप चल रहे हैं तो हम चला लेंगे। ऐसी कार्डियक मसल्स जो है वो भी अपने आप चल रही है, हार्ट भी अपने आप चल रहा है ना। तो ये तीन तरह की होती है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ये आप पहले पढ़ चुके हो, यहाँ पे इसका खाली इंटरेस्ट है, रिवीजन समझ लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स। मसल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? पहला है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परसीव स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्ड टू देम। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स की एबिलिटी होती है टू परसीव स्टिमुलाई, मतलब किसी स्टिमुलस को परसीव करना। परसीव समझ आओ ना? कोई टच किया आपको तो स्टिमुलस आपके पास आया ना, आपने परसीव किया, फील किया उसको ना। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परसीव स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्ड टू देम। जैसा आपको गर्म लगा, आपने उसको परसीव किया, ठीक है, फिर रिस्पॉन्ड किया। तो वही बात है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू प्रिवेंट स्टिमुलाई, सॉरी परसीव स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्ड टू देम। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई एलिसिटिंग नर्व इंपल्स एंड एक्शन पोटेंशियल। ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई होते हैं, क्या करते हैं? एलिसिट करते हैं नर्व इंपल्स को और एक्शन पोटेंशियल। दूसरा फीचर क्या है इसका? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। पहला क्या था? एक्साइटेबिलिटी, दूसरा कॉन्ट्रैक्टिलिटी। एक्साइटेबिलिटी में समझ गया ना कि कोई स्टिमुलस आपको लगा, गर्म ठंडा लगा, आपने उसमें प्रति रिएक्शन किया, तो वो मसल्स की एक्साइटेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक हुई ना, उसका कैरेक्टर हुआ मसल्स के अंदर होता है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब एबिलिटी टू शॉर्टन एंड थिकन व्हेन सफिशिएंट स्टिमुलेटेड। हमारे अंदर है ना कि हम हाथ मोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं, है ना? या आपकी जो कार्डियक मसल है वो क्या होगी? सिकुड़ नहीं फैलती, सिकुड़ जाए, तो उसके अंदर ही कॉन्ट्रैक्टिलिटी की कैरेक्टर है कि अपने आप को सिकुड़ नहीं फैलती। एबिलिटी टू शॉर्टन एंड थिकन, सिकुड़ेगा मतलब शॉर्ट होगा, फैलेगा तो मतलब लेंथन होगा। और थिक होने का भी है कि जब आप कार्डियक और रेस्पिरेटरी मसल जब वर्क करती है तो वो शॉर्ट भी होती है, थिक भी होती है। ठीक है, तो एबिलिटी टू शॉर्टन थिकन व्हेन सफिशिएंटली स्टिमुलेटेड। थर्ड आता है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का एबिलिटी टू स्ट्रेच और एक्सपैंड। जितनी मसल्स है आपकी, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रेच हो जाती है। उसे स्ट्रेच आप करो, आप पैरों को होगा ना, और एक्सपैंड, एक्सपैंड और फैलना। तो ये सारे फीचर्स हैं, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी। फिर आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब एबिलिटी फॉर एक्सटेंशन एंड रिक्वायर सो मसल्स कैन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, है ना? कोई भी मसल्स है फैलती है तो सिकुड़ के अपनी जगह पहुंच जाती है, तो वो उसकी इलास्टिसिटी। जैसे इलास्टिक नहीं होता, आपने फैलाया, छोड़ दिया, फिर वैसे ही हो गया। वही चीज़ हमारे मसल्स का फीचर भी होता है कि वो फैलती है तो सिकुड़ जाती है। तो वही बात यहाँ पे कही। तो
तो कैरेक्टरिस्टिक समझ गए मसल्स की, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये चार उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। ह्यूमन बॉडी कैन कंटेन ओवर 650 इंडिविजुअल मसल्स एंकर्ड टू स्केलेटल। हमारी बॉडी में 650 मसल्स होती हैं, ठीक है, जो एंकर करती हैं स्केलेटन, मतलब स्केलेटन जो हमारा है, स्केलेटन होता है उसमें 650 मसल्स होती हैं, विच प्रोवाइड पुलिंग पावर, जो हमें प्रोवाइड करती है पुलिंग पावर। These muscles constitute about 40% of our total body weight, ठीक है, ये मसल्स 40% जो हमारा बॉडी वेट है वो मसल्स की वजह से होता है। फिर आता है फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है स्केलेटल मसल्स का? लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब समझते हो? लोकोमोशन क्या होता है? हाँ, लोकोमोशन मूवमेंट, चलना फिरना, ये लोकोमोशन में आता है। मेंटेन पोस्चर, ये क्या करती है? मूवमेंट करती है, हमारी बॉडी को चलाती है, मेंटेन करती है पोस्चर को, जो हम खड़े हैं सीधे, किसकी वजह से? मसल्स की वजह से। अगर कोई भी मसल हमारी वीक हो जाए तो क्या हम खड़े हो पाएंगे? सीधे नहीं हो पाएंगे। तो ये मेंटेन करती है पोस्चर को, स्केलेटल मसल। और रेस्पिरेशन, इंटरकॉस्टल मसल जो हमारी होती है, इसकी इंटरकॉस्टल कहाँ होती है? रिब्स, ठीक है, रिब्स की जो मसल्स है, जो हमारे रिब्स के यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, इसके बीच में जो पाई जाती है उसे हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। बस दो रिब्स के बीच जो मसल पाई जा रही है बोलते हैं भाई इंटरकॉस्टल। उसका काम क्या है? रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स फैलते हैं ना, तो चेस्ट भी एक्सपेंड होता है। तो चेस्ट कैसे एक्सपेंड होगा? तो वो मसल्स फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, जिससे कि हमारा जो रिब्स फैली सिकुड़ी, तभी हम सांस ले रहे हैं, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये स्केलेटल मसल्स का फंक्शन हो गया, लोकोमोशन, मेंटेन पोस्चर एंड रेस्पिरेशन। फिर आता है स्केलेटल मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। जो स्केलेटल मसल्स किससे बनी होती हैं? मसल टिश्यू से और कनेक्टिव टिश्यू। ये दो तरह के होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल, डेवलप टेंशन इन रिस्पांस टू केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, है ना। मतलब कि इनके अंदर टेंशन डेवलप कब होती है? तो कोई केमिकल चेंजेस हो, कोई मैकेनिकल चेंजेस हो या इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो। समझ गए? केमिकल चेंज कैसे होगा, मैकेनिकल चेंज कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल चेंज कैसे होगा? बताओ। कोई मसल हमारी अगर टेंशन में आ रही है, सिकुड़ रही है, फैल रही है, तो केमिकल अगर उसमें कोई इन्वॉल्व कैसे इन्वॉल्व होगा? केमिकल का मतलब क्या होगा? नहीं पता। आपके जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी में वो क्या है? केमिकल में। जितने भी ब्रेन में आपके सिस्टम जो चल रहा है वो सब केमिकल बेस में चल रहा है। तो ब्रेन में जब आपने पार्किंसन की बीमारी सुनी, पार्किंसन है या बहुत इस तरह की बीमारियाँ होती है ब्रेन की, वो केमिकल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या केमिकली तो है, बॉडी में केमिकल जितने भी हार्मोन हैं, एंजाइम्स हैं, जो भी हमारी बॉडी में वो सब क्या है? केमिकली तो है। तो केमिकल अगर कोई डिस्टर्ब है, कोई केमिकल में कोई चेंजेस आया, उससे मसल रिस्पॉन्स करते हैं। या मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब कोई आप वर्क कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हैं, हाथ को आपसे जोड़ फैला रहे हो, वो मैकेनिकल हो गया। इलेक्ट्रिकल मतलब कोई इलेक्ट्रिकल आपको कोई करंट लगा दे, है ना, या कोई मशीन से आपको लगा दे, शॉक दे दे, तो वो भी आपका इलेक्ट्रिकल हो गया। उससे भी मतलब आपकी सिकुड़न नहीं फैलेगी। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल क्या? टेंशन डेवलप इन रिस्पॉन्स टू पैसिव लोडिंग। इसमें क्या होगा? टेंशन डेवलप इन रिस्पॉन्स टू पैसिव लोडिंग। मतलब पैसिव लोडिंग मतलब कि कोई लोड उसको दिया जाए। पैसिवली मतलब एक एक्टिव होता है जो अपने आप आ रहा है, पैसिवली मतलब जो दिया जाए। समझिए, एक्टिव पैसिव मूवमेंट होता है ना, एक्टिव मतलब जो अपने आप कर रहा है, पैसिव मतलब जो कोई करवा रहा है। याद समझ आ गया? इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। व्हेन वी डू रेगुलर एक्सरसाइज सम परमानेंट चेंजेस टेक प्लेस इन आवर मस्कुलर सिस्टम। जब कोई रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एक होता है ना कि जिम गया कोई 4-5 दिन जिम जाके छोड़ दिया, तो क्या होगा? कुछ उसके अंदर फायदा होगा। और एक है जो 1.5 साल तक जिम कर रहा है, उसकी बॉडी में चेंजेस आ जाएगा। तो वही बात है कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, मतलब हमारी एक्सरसाइज का मस्कुलर सिस्टम पे क्या असर पड़ता है। व्हेन वी डू रेगुलर एक्सरसाइज सम परमानेंट चेंजेस टेक प्लेस इन आवर मस्कुलर सिस्टम। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, चाहे कार्डियो के लिए कर रहे हो, चाहे रेस्पिरेटरी के लिए कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो, लेकिन लंबे समय तक करो तो फायदा नहीं है। कोई कार्डियो एक्सरसाइज बाद 2 दिन करके चलाएगा, टहल के 2 दिन करके चलाएगा, बढ़िया नहीं फायदा होगा। वही चीज़ 6 महीने तक रेगुलर कर रहा है, उससे क्या होगा? उसका
हार्ट की कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, रेस्पिरेशन अच्छा हो जाएगा, है ना। तो वही बात है, when we do regular exercise some permanent changes take place in our muscular system. These changes occur only when exercise are performed daily. ये तभी होता है जब हम एक्सरसाइज को डेली करते हैं। If we do exercise only once, will be changes in our muscular system but only for a temporary phase. जैसे कुछ दिन मान लो कोई महीना बाद जिम कर लिया, क्या थोड़ा सा बॉडी में चेंज दिखेगा, लेकिन जहाँ उसने छोड़ा फिर वहीं कहीं पहुँच जाएगा, वो चेंज रुकेगा नहीं, है ना। कुछ दिन जैसे किया, थोड़ा सा लगे हाँ भैया बॉडी बन रही है, मसल बन रही है, डेवलप हो रही है, लेकिन महीने भर करने का छोड़ोगे तो फिर हमारा उससे भी ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। तो वही चीज़ है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट आएगा, क्या होगा, इंक्रीज मसल टेम्परेचर। शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज कर रहे हो कम समय के लिए, उसमें क्या होगा, मसल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, आपको मेटाबॉलिज्म बॉडी का वो बढ़ेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज डिमांड फॉर एनर्जी फॉर मसल टू वर्क। मतलब आपकी बॉडी की डिमांड हो जाएगी कि हाँ मसल्स को ये वर्क करना है जितना उसको चाहिए न्यूट्रिशन। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं सारे। लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल। जब रेगुलर को एक्सरसाइज कर रहा है 7-6 महीने तक, तो उसकी मसल्स के साइज में, शेप में चेंज आ जाएगा। थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज द शेप एंड मसल्स चेंज, टोन ऑफ मसल्स चेंज, इन फैक्ट सेल्स ऑफ मसल्स आर इनलार्ज व्हिच चेंजेस द शेप एंड ऑफ द मसल्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब कोई चीज बढ़ना, ठीक है। हाइपो मतलब कम हो जाना, हाइपर कहीं भी लगा बढ़ जाना। हाइपरट्रॉफी अगर है, एट्रॉफी है तो मसल्स वहाँ पे खत्म हो, कम हो गई। जैसे आप कह रहे हैं हाथ हाइपरट्रॉफी है तो ये मसल्स हमारी कम हो गई इसके कंपेरिजन। तो हाइपरट्रॉफी हो गई, ये हाथ मोटा हो गया, है ना। तो वही चीज़ है, जब हम लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं, देखा वाला बॉडी बना देते हैं ना, बाइसेप्स बन जाती है ना। तो कैसे बन जाती है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। वही चीज़ है, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल, मसल्स का शेप और साइज जो है वो बदल जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, जब लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यू कैपिलरीज आर फॉर्म फॉर ए बेटर एंड एफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन। जब बहुत लंबे समय तक एक्सरसाइज करता है, उसकी बॉडी में कैपिलरीज होती है। कैपिलरी समझते हो ना, कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरी एक टाइप का नेटवर्क जहाँ पे साथ लिम्फ वगैरह होती है। कैपिलरीज मतलब जो महीन आपकी ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरी होती है। एक तो मोटी होती है आर्टरी के अंदर, महीन मसल्स में जो सप्लाई करती है ब्लड वेसल्स, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। तो ए नंबर ऑफ न्यू कैपिलरीज आज मसल्स आपकी बढ़ेगी, कोई मान लो डंबल करना लगा था, मसल्स की बढ़ गई, तो वहाँ पर उसको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए ना। तो न्यूट्रिशन पहुँचाने के लिए वहाँ पे कैपिलरीज भी डेवलप हो जाती है। वही बात है, नंबर ऑफ न्यू कैपिलरीज आर फॉर्म फॉर ए बेटर एंड एफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन। फिर आता है मसल रिमेन इन टोन पोजीशन। मसल जो है वो हमेशा टोन में रहेगी, मतलब उसकी टोन जो है ऐसे ढीली ढाली नहीं रहेगी, टाइट रहेगी। व्हेन एक्सरसाइज आर डन ऑन रेगुलर बेसिस, टोन ऑफ मसल्स रिमेन बेसिस ऑफ टू मसल्स रिमेन इन टोन पोजीशन। मसल्स जो है वो टोन पोजीशन में हो जाएगी। फिर आता है कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट। एक्सरसाइज बर्न द एक्स्ट्रा कैलोरीज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ फैट। ऐसे ही तो आपको पता ही होगा कि फैट को हटा देता है जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। Change in the connective tissue. The connective tissue which connect fibers becomes powerful. These tissue can bear stress of strenuous activity. जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो कोई मान लो कि नॉर्मल आदमी उससे कहा जाए 5 किलो का वजन उठा ले, वो उठा लेगा ना। उससे कहा 50 किलो उठा लेगा, लेकिन जो एक्सरसाइज कर रहा है रेगुलर कर रहा है, जिसके अंदर कैपेसिटी है 50 किलो उठा लेगा। तो अगर हम 50 किलो उठा लेंगे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे खिंच जाएगा, यहाँ खिंच गया, कंधा खिंच गया, कमर खिंच गई, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी ना, क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं। लेकिन जो करता है, जो वेट लिफ्टिंग करता है, वो आराम उठा लेगा, क्योंकि उसकी कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रॉन्ग होगा। कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट में आपके लिगामेंट्स है ना, टेंडन है, वो स्ट्रॉन्ग है। वो क्या करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स फाइबर्स बिकम पावरफुल। These tissue can bear stress of strenuous activity. कोई भी strenuous activity की जब कोई हैवी वर्क किया तो बर्दाश्त करेंगे, है ना। तो ये चेंजेस आ जाते हैं डॉक्टर से। Efficiency in the movement of muscles. The movement of muscles become efficient and smooth. तो मसल्स का मूवमेंट होगा, एफिशिएंट हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। तो कोई भी काम आप करोगे बहुत आराम से स्मूथली करोगे, एक्यूरेट करोगे और स्मूथली करोगे। डिलेज फटीग। फटीग मतलब थक जाना, मसल्स का थकना। जैसे आप कोई नॉर्मल आदमी का 1 किलोमीटर दौड़ा तो थक जाएगा, लेकिन जो डेली रनिंग करता है 5 किलोमीटर दौड़ा जाएगा, है ना। तो डिलेज फटीग, जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, उसका फटीग जो है डिले हो जाएगा और थकेगा जल्दी। The accumulation of CO2 and lactic acid becomes less in the individual who
exercise regularly. Hence, fatigue can be delayed if exercises performed daily. Increase food storage. The food storage capacity is increased when regular exercise are done. This stored food can be utilized immediately where it is needed. ठीक है, जब रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोरेज जो बॉडी में है वो भी बढ़ जाता है। वो एक्सरसाइज करता है उसकी भूख बढ़ती है ना, जब ज़्यादा खाएगा ज़्यादा स्टोरेज होगा ना, उसकी स्टेमिना ज़्यादा होगा। वही चीज़ है, इंक्रीज फूड स्टोरेज। बॉडी पोस्चर रिमेन्स करेक्ट। उसका बॉडी पोस्चर जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जैसे जो भी फिटनेस अपनी देख का ध्यान रखता है तो क्या हुआ, देखा हुआ बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा होता है ना, ऐसा नहीं होता, जो नहीं कुछ करना आराम से नहीं बैठा खड़ा होगा। तो ये डिफरेंस होता है, बॉडी पोस्चर रिमेन्स करेक्ट। बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, चलने का तरीका उसका एक अलग होगा जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो गलत तरीके से बैठ सकता है ना, गलत पोस्चर में चल सकता है। तो ये डिफरेंस आता है। बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स इंक्रीजेस व्हिच इन टर्न कीप द बॉडी पोस्चर इन करेक्ट पोजीशन। दैट improves reaction time. As a result of regular exercise, the speed of nerve impulse increases, which ultimately improves the reaction time. ठीक है, अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन स्केलेटल सिस्टम। एक्सरसाइज का स्केलेटल सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीज साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पे होता है? साइनोवियल ज्वाइंट होता है हमारे साथ। साइनोवियल ज्वाइंट बहुत सारे बॉडी में, हर जगह नहीं होता। जहाँ साइनोवियल ज्वाइंट हो वहीं होता है ना। तो जो साइनोवियल ज्वाइंट वहाँ पे इंक्रीज साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन। जैसे आपका नी ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट है ना, ये एल्बो हो गया, आपका कंधा हो गया, इन सब जगह पे साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो उसका क्या होगा, इंक्रीज जाएगी प्रोडक्शन। द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइज स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इनटू द ज्वाइंट कैविटी। तो रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, उससे क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो ज्वाइंट्स में बढ़ जाएगा। और उसके बढ़ने से क्या फायदा होगा, अगर साइनोवियल फ्लूइड ज्वाइंट बढ़ जाता है तो फायदा क्या होगा? कोई मशीन है उसको ऑयलिंग क्यों करते हो? मशीन में जाम है तो ऑयलिंग क्यों करते हो? स्मूथ चले। तो जब साइनोवियल फ्लूइड हमारे ज्वाइंट में क्यों होता है, वो लिब्रिकेशन का काम करता है। अगर वो बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्वाइंट हमारे स्मूथ चलेगा। तो जो आगे चल के एज के बाद जब साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है तो आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है ना, या ज्वाइंट में प्रॉब्लम्स होने लगती है, घिसने लगते हैं। अगर ये बढ़ा होगा तो जो प्रॉब्लम आपको 50 साल में आनी है 60 साल में आएगी, है ना। तो आपका ज्वाइंट की प्रॉब्लम जो है कम हो जाएगी। तो इंक्रीज साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन, द फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइज स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इनटू द ज्वाइंट कैविटी। इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन। इंक्रीज साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन इंक्रीज द मोबिलिटी विद द ज्वाइंट। तो जो ज्वाइंट की मोबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, किसी का हाथ अपना कम उठ रहा है तो अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हाथ ऊपर उठने लगेगा, जो कि वहाँ पे लुब्रिकेशन होने लगेगा, साइनोवियल फ्लूइड बन गया, वहाँ पे मोशन हो रहा है तो वो धीरे करके मूवमेंट बढ़ जाता है, तो रेंज ऑफ मोशन वहाँ पे बढ़ जाएगा। इंक्रीज बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी? बताइए। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, जो आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करते हो क्या होती है? वेट बेयरिंग एक्सरसाइज क्या होती है? एक तो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, एक वेट बेयरिंग होती है। वेट बेयरिंग क्या होती है, सोच के बताओ। अगर बोला जाए कि पेशेंट आए तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करा दीजिए, तो आप कौन सी एक्सरसाइज कराएंगे? जितना भी आपका चलना फिरना है सब वेट बेयरिंग में आता है। ठीक है, जब पेशेंट चलना शुरू करता है पैरों पे, जैसे मान लो किसी को फ्रैक्चर हुआ है पैर में, ठीक है, तो डॉक्टर बोलता है जब तक ये हील ना हो जाए, हड्डी जोड़ ना जाए तब नहीं चलना है। तो अगर 1.5 महीना नहीं चला तो क्या होता है, उसके पैर को वीक पड़ जाता है, उसका जो पैर रखेगा तो रख ही नहीं पाएगा। जब रखना शुरू करेगा तो
उससे हम बोलेंगे वेट बेयरिंग। अब वेट बेयरिंग आप शुरू कर सकते हैं पेशेंट से बोलेंगे, है ना, कि अभी आप 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद वेट बेयरिंग करना है। तो वेट बेयरिंग मतलब जब वजन आ रहा हो, वेट बेयर कर रहा हो, ठीक है ना, तो वो एक्सरसाइज जो भी है वो सब आती है आपकी वेट बेयरिंग, जहाँ हम वेट का यूज हो रहा है। तो जब वेट बेयरिंग एक्सरसाइज आप करते हो तो बेसिकली स्ट्रेन ऑन योर बोन्स। जब वेट बेयरिंग एक्सरसाइज आप करोगे, जैसे बच्चे दौड़ते हैं, जितना वो दौड़ते हैं खेलते हैं उतना उनके ग्रोथ अच्छी होती है हाथ पैरों की। कहते हैं ना बच्चों को बाहर खेलना चाहिए, बाहर आउटसाइड गेम खेलना चाहिए, तो उससे फायदा क्या होता है, जितना वो खेलेगा उतनी एक्टिविटी करेगा उतनी उसका बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करेंगे तो बेसिकली स्ट्रेन ऑन योर बोन, बोन पे क्या होता है, स्ट्रेन आता है, जो क्या करेगा, रिस्पॉन्स टू दैट स्ट्रेन बॉडी प्रोड्यूसेस सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। जब ये स्ट्रेन आता है बॉडी पे, बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग योर बोन। ठीक है, जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं वेट बेयरिंग, तो क्या होता है, बॉडी में प्रोड्यूस करती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या करेगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग योर बोन। तो हमारे बोन को बिल्ड करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। जो लोग बिल्कुल कुछ काम नहीं करते, दिन भर खाली बैठे रहते हैं, उनकी मसल्स और बोन वीक हो जाती है। जिसकी जैसे ड्यूटी है, मान लो ऐसा नहीं कि जानबूझ कर रहा है, किसी की ड्यूटी ऐसी है, सुबह गया हुआ ऑफिस में 9 बजे, शाम में 9 बजे बैठा हुआ, तो उसमें क्या होगा, उसको आगे चलकर कमर की दिक्कत शुरू हो जाएगी, घुटने की दिक्कत शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसका मूवमेंट नहीं है, बैठा हुआ है, तो बॉडी में वेट कहीं आ ही नहीं रहा, तो धीरे धीरे उसकी हड्डियाँ कमजोर होने लगेगी, मसल्स वीक होने लगेगी। इसलिए कहा जाता है कि जब आप इतनी लंबी जॉब है तो आप खुद आधा 1 घंटे को उठकर थोड़ा सा वॉक करो, क्या है, क्योंकि होता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होगा, जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तभी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, मसल्स को, बोन्स को। जब अगर हम बैठे एक पोजिशन में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इंक्रीज बोन डेंसिटी, जब बोन की डेंसिटी जो होती है, मतलब मोटाई जो है वो कैसे बढ़ेगी, जब वेट बेयरिंग एक्टिविटी करेंगे। स्ट्रॉन्गर लिगामेंट, रिजल्ट ऑफ रेगुलर लॉन्ग टाइम एक्सरसाइज रूटीन, स्ट्रॉन्गर लिगामेंट, मूवमेंट स्टेबिलिटी एंड लेस रिस्क ऑफ मिसअलाइनमेंट ऑफ योर जॉइंट। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपके लिगामेंट क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। जिससे हमारी जो भी बढ़ती जॉइंट्स है, नी जॉइंट है, ये क्या है, लिगामेंट से ही तो बना हुआ है। लिगामेंट अगर हमारा वीक हो जाएगा तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा जॉइंट, आप चलोगे गिर जाओगे, है ना, पैर में इंजरी हो जाएगी। तो लिगामेंट, आपका लिगामेंट स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होगा, रिजल्ट ऑफ रेगुलर टाइप एक्सरसाइज रूटीन, स्ट्रॉन्गर लिगामेंट, मोर स्टेबिलिटी एंड लेस रिस्क ऑफ मिसअलाइनमेंट ऑफ योर जॉइंट। जब आपके लिगामेंट अच्छे हैं तो क्या होगा, जैसे अभी मान लीजिए फुटबॉलर है, फुटबॉल खेलने वाला है, वो रेगुलर फुटबॉल किक मारता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हम लोग जो नहीं खेलते, अभी हम लोग एक बार किक मारते हैं, क्या होगा, कई बार लिगामेंट इंजरी जाती है, एंकल में पेन जाता है, हो जाता है ना, सुना होगा कि पैर मुड़ गया, इसलिए हो जाता है कि हम लोग लिगामेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि हम लोग एक्टिविटी करते हैं, वो लोग रोज वही काम कर रहे हैं, तो उसी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे उनके लिगामेंट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो उनको कभी भी नींद में और एंकल में दर्द नहीं होगा। लेकिन हम लोग खेलेंगे भी एक बार आधा घंटा खेल गया तो नेक्स्ट डे तुरंत दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है एक्सरसाइज का, ठीक है। इंक्रीज थिकनेस ऑफ कार्टिलेज, जो भी कार्टिलेज ज्वाइंट का हो, कार्टिलेज होता है ज्वाइंट का, वो थिक हो जाता है, मजबूत हो जाता है। जैसा नी ज्वाइंट है उसमें क्या होता है, कार्टिलेज से कवर होता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आजकल होती है, सुना आपने आर्थराइटिस हो गया, तो उसमें कार्टिलेज जो है घिसने लगता है। अगर ठीक रहेगा, मजबूत रहेगा कार्टिलेज, तो उसके घिसने में ज़्यादा समय लगेगा, और किसी का पतला है जल्दी घिस जाएगा। तो जिसका ठीक है उसको आर्थराइटिस की दिक्कत देर में होगी, जिसका पतला है उसको जल्दी हो जाएगी, ठीक है। ये सब डिफरेंस आता है लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज से। अब आते हैं न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे। अभी तक बात हो रही थी आपकी मस्कुलर सिस्टम की, ये एक्सरसाइज से क्या असर पड़ रहा है। अब न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे इसका क्या असर पड़ेगा एक्सरसाइज का। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 प्राइमरी रीजन, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस। ये पढ़ा आपने, सीएनएस और पीएनएस, 2 पार्ट डिवाइड होता है। ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना, तो ब्रेन एंड स्पाइनल, पेरिफेरल में आपका ये आ गया रिफ्लेक्स आर्म, याद है रिफ्लेक्स क्या होता है। ये तो क्वेश्चन बेचारा एग्जाम में आया था, रिफ्लेक्स के बारे में आया था, लिखा था नहीं लिखा था, लिखा था क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मसल रिस्पॉन्स, क्या बना जाएगा, अच्छा समझा
समझा दो, तो समझा सकते हो सिंपल सा डायग्राम में क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है समझा दो। कोई भी चीज़ हमें करा वहाँ से परसीव किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिस्पॉन्स आया मोटर न्यूरॉन के पास, फिर उसके से अगर ऑर्डर आता है तो मोटर न्यूरॉन। वही तो मैंने पहले बताया था चीज़, यहाँ पे क्या है सेंसरी सेंटर स्किन का कोई भी यहाँ पे स्टिमुलस मिला, चाहे निकल छुपा दें या गर्म को छुपा दें या ठंडा छुपा दें, उससे क्या होगा यहाँ से इम्पल्स सेंसरी नर्व के थ्रू गई, वहाँ से मोटर नर्व ने रिस्पॉन्स किया, आपने हाथ हटा लिया, तो यही हमारा रिफ्लेक्स आता है। ठीक है, मसल फाइबर रिक्रूटमेंट, मसल फाइबर रिक्रूटमेंट क्या होता है, मोटर यूनिट एंड मसल फाइबर रिक्रूटमेंट। मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ ए मोटर न्यूरॉन। मोटर यूनिट होती है वो कैसे बनी होती है, मोटर न्यूरॉन से बनती है, एंड ऑल द फाइबर्स इनर्वेट, जितने भी इसके फाइबर्स होते हैं उसमें ये इनर्वेट करते हैं, उसको सप्लाई करती है। ऑल ऑफ क्या है, मैंने मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेटेड ऑल ऑफ द मसल फाइबर एक्टिवेटेड, मतलब कि कोई भी आप मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे तो उससे जितने रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, ऑल ऑफ द मसल फाइबर आर एक्टिवेटेड। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहे हो तो यहाँ से जितने भी सप्लाई हो रही है, ये नर्व जो भी सप्लाई कर रही है वो सारे स्टिमुलेट हो जाएंगे सर, है ना। जैसे बाइसेप पे आपने मान लीजिए यहाँ पे 2 जगह पे इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो 2 मोटर पॉइंट है, तो आपको स्टिमुलेशन देना है तो हाथ आपका यूँ हो जाएगा, जैसे ही मशीन कॉन्ट्रैक्शन करेगी यूँ हो जाएगा, फिर छोड़ेगी, फिर यूँ होगा, छोड़ेगी। तो ये जो हो रहा है इसी में सर, मैंने मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेटेड, आपने मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट किया और आपका मसल फाइबर आर एक्टिवेटेड, जितने मसल फाइबर है वो एक्टिवेट हो गए और उसने अपना एक्शन किया। तो जो बाइसेप्स का एक्शन है फ्लेक्शन, जो फ्लेक्शन कर दिया, आप पीछे लगा दोगे तो एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, जो एक्शन होगा उसको वो करेगा। ठीक है, द मोर मोटर यूनिट्स दैट आर रिक्रूटेड फॉर ए टास्क दैट जनरेटेड द फोर्स विल बी डेवलप्ड, जितने भी मोटर यूनिट्स वहाँ पे रिक्रूट की जाएंगी होंगी, है ना, कोई भी टास्क करने के लिए, तो उतना जो फोर्स है वो वहाँ पे डेवलप होगा। समझ गए कि नहीं, इतना ही मतलब मान लो एक मोटर यूनिट है तो हल्का सा मूवमेंट हुआ और 2-3 में आपने एक साथ लगा दिया तो तेज हुआ, तो वही बात है। ठीक है, रोल्स ऑफ मसल्स, मसल्स का क्या रोल है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, फिक्सेटर। पता ही नहीं एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट में बताया था कि नहीं बताया लास्ट सेमेस्टर में। एगोनिस्ट क्या होती है, पढ़ के बताओ मुझे। ए मसल दैट कैरीज आउट ए वॉलंटरी मूवमेंट, इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए मैं हाथ ऐसे मोड़ता हूँ, ठीक है, तो आप बताइए इसमें एगोनिस्ट कौन सी है, एंटागोनिस्ट कौन सी है, सिनर्जिस्ट कौन सी, फिक्सेटर क्या है। क्या एगोनिस्ट कौन सी, हाथ मोड़ना कौन सा मसल करते हैं, ये फ्लेक्शन है ना, एल्बो फ्लेक्शन करना, तो कौन सी मसल वर्क करती है, फ्लेक्शन कौन सी मसल करती है, एल्बो। तो छोटे बच्चे को बता दो, बाइसेप्स होती है नहीं, डंबल बार तो बाइसेप्स बनाते हैं ना, बाइसेप्स बनती है, कोई छोटा बच्चा भी जानता भाई, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बताता हूँ। बाइसेप्स बन गया, एगोनिस्ट क्या हुई, बाइसेप्स, और एंटागोनिस्ट अपोजिंग मसल दैट फ्लेक्सेस इन ऑर्डर टू अलाउ द मूवमेंट टू अकर। अब ये मसल अब बाइसेप्स ने क्या किया, फ्लेक्शन किया, एगोनिस्ट, और इसको अलाउ किसने किया, ट्राइसेप्स। ठीक है, वो क्या हुई, एंटागोनिस्ट हो गई। सिनर्जिस्ट क्या हुई, मसल दैट असिस्ट द एगोनिस्ट इन प्रोड्यूसिंग मूवमेंट। अब ये मूवमेंट करने में जो मसल उसका सपोर्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, बेटा ये मसल दैट असिस्ट द एगोनिस्ट इन प्रोड्यूसिंग मूवमेंट, जो भी असिस्ट कर रही है, असिस्ट कौन करेंगे, आसपास ये जेंटॉइड हो गई या यहाँ पे एंगोनियस हो गई, कई सारी मसल्स होती हैं छोटी छोटी, वो क्या करेंगे, उसको सपोर्ट कर रही है इस मूवमेंट को करने में। क्योंकि हाथ आपका स्मूथ चल रहा है, ये अगर ये सपोर्ट नहीं क्या होगा, हाथ ऐसे आप कर ही नहीं, हाथ ऐसे करो, ऐसे सीधा आराम से हाथ चला रहे हो, तो ये करने का ये सिनर्जिस्ट है ना, ये मसल दैट असिस्ट द एगोनिस्ट टू प्रोड्यूस मूवमेंट। फिक्सेटर क्या है, मसल दैट स्टेबलाइजेस द बॉडी पार्ट व्हाइल द एगोनिस्ट इज परफेक्ट। अब ये जब मूवमेंट हुआ तो इसमें फिक्सेटर ने क्या किया, बाकी जो बॉडी के पार्ट है उनको फिक्स कर दिया, जैसे ये एल्बो जॉइंट फिक्स हो गया आपका, ये फिक्स हो गया है ना, ये फिक्स
करने का काम किसका है, फिक्सेटर का। तो जब कोई एक एक्शन हो रहा है किसी भी मसल्स का होगा, कहीं किसी जॉइंट का होगा, तो वह चार चीजें काम करती है। एगोनिस्ट जो मूवमेंट कर रही है, एगोनिस्ट उसको असिस्ट कर रही है, मतलब रिलैक्स कर रही है अपने आप को, तब वो कर पा रहा है। सिनर्जिस्ट क्या है, असिस्ट कर रही है, और फिक्सेटर क्या है, इसके आसपास के स्ट्रक्चर को फिक्स कर रही है। तब आपका एक स्मूथ मूवमेंट होता है। मान लो से कोई भी डिस्टर्ब हो जाए, अब मान लो फिक्सेटर डिस्टर्ब हो जाए, तो पेशेंट में क्या दिक्कत आ जाएगी? मान लो फिक्सेटर उसकी काम नहीं कर रही है, बाकी दोनों काम कर रही है, तो क्या दिक्कत आएगी? या मान लो फिक्सेटर काम पे सिनर्जिस्ट काम नहीं कर रही है, तो क्या दिक्कत आएगी? पेशेंट में कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एक भी चीज़ अगर डिस्टर्ब हो गई, लगता है ना बहुत आसान है, लेकिन जब उसको डीपली समझो तो कितना कॉम्प्लिकेटेड अपना जो ह्यूमन बॉडी है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। कि अगर इनमें से एक भी चीज़ डिस्टर्ब हो जाए, मान लो एंटागोनिस्ट डिस्टर्ब हो जाए, तो आप हाथ मोड़ पाओगे? क्योंकि वो क्या करेंगे, अपोजिंग मसल दैट रिलैक्स, वो रिलैक्स होगी तब आप मोड़ पा रहे हो। अभी पार्किंसन पेशेंट में क्या होता है, उसमें एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। पार्किंसन के पेशेंट होते हैं, आप आगे से देखोगे, वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, केमिकल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट आपस में एक दूसरे के खिलाफ अगेंस्ट जाते हैं। जैसे यहाँ पे उसको अलाउ करेंगे मूवमेंट, वहाँ उसमें अलाउ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, पेशेंट हाथ एकदम स्टेप हो जाएगा, आप पूरी ताकत लगा मोड़ोगे, लगेगा कि उसने पता नहीं कितना बड़ा वजन लगा रखा है, आप मोड़ नहीं पाओगे। उसको रिजिडिटी बोलते हैं, रिजिडिटी होती प्रॉब्लम। उसमें क्या होता है कि एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। आप मोड़ना चाह रहे हो, मोड़ नहीं पाओगे, फैलाना चाह रहे हो, फैला नहीं पाओगे। उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, वो टाइट हो जाती है, ठीक है। तो कहने मतलब कि कोई भी चीज़ में डिस्टर्ब हो गई तो आप मूवमेंट नहीं कर सकते। ये मान लो डिस्टर्ब हो गई तो आपका बैलेंस ही गड़बड़ जाएगी, मतलब पैर से उठा रहे हो, अब ये फिक्सेटर काम करेंगे तो आप उठा पाओगे, नहीं काम करेंगे तो पैर आपको झूलेगा, ऐसे उठाओगे, सीधा नहीं उठाओगे ना, ऐसे उठाओगे। तो हर मसल्स का मतलब इसका अपना एक काम है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये तो बड़ा है आपने, कॉन्सेंट्रिक, डिसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक क्या होता है, आइसोमेट्रिक आप किसी पेशेंट को कराना कैसे कराओगे? अच्छा, कॉन्सेंट्रिक डिसेंट्रिक क्या होता है, नहीं पता। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वो होते हैं जहां पे मूवमेंट कोई नहीं होगा, ठीक है, पर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हाथ याद इस तरह से, आप प्रेशर दे लो, मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन जब ताकत लगा रहे हो तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है, छोड़ दो, कर दो, कॉन्ट्रैक्ट हो, थोड़ा रिलैक्स हो, ठीक है। ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक। या मान लो आपने हाथ किसी का रोक लिया, आपको ताकत आ रही है, ताकत हम लगा रहे हैं, कोई ताकत आप रोके हो तो मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन मसल्स मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये होता है आपका आइसोमेट्रिक, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक डिसेंट्रिक आता है आपका आइसोटोनिक। हमें दो टाइप की होती है, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्सेंट्रिक और डिसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब जब आपने हाथ मोड़ लिया, जिसमें क्या मूवमेंट हो रहा है, मसल आपकी शॉर्ट हो रही है, मसल शॉर्ट नहीं हो रही है, और इसेंट्रिक में हाथ फैल रहा है, मसल्स की लेंथ नहीं हो रही है। तो कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक में आपका मूवमेंट के साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, और आइसोमेट्रिक में क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा पर मूवमेंट नहीं होगा। तो ये आइसोमेट्रिक में वहाँ अप्लाई करते हैं। मान लो कोई पेशेंट है, उसकी रिसेंट सर्जरी हुई है, ठीक है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है या कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो उस कंडीशन में आप आइसोटोनिक नहीं करा सकते हो, क्योंकि वहाँ मूवमेंट अलाउ नहीं है। मूवमेंट कराओगे तो उसका फ्रैक्चर जुड़ नहीं पाएगा, या ऑपरेशन हुआ है टाँके खींच जाएंगे, तो उस कंडीशन में आइसोमेट्रिक कराते हैं। जैसे कोई लेटा हुआ है, उसके नी के नीचे आप टॉवल लगती है, उससे क्या आप कर सकते हैं, ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नी है, नी जॉइंट है, या टॉवल लग गया आपको, उससे क्या दबाइए, तो दबा रहा है छोड़ रहा है, दबा रहा है छोड़ रहा है, ये आइसोमेट्रिक हो गया। उठा लेगा तो आइसोटोनिक हो गया, नी उसने उठा लिया, नी उठाना रहा नहीं, क्या ऑपरेशन हुआ, तो क्या किया, ये हम इसलिए कराते हैं कि जब वो इस चीज़ से निकल के बाहर आएगा उसके पैर वीक लगता है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन हुआ, ब्लड सर्कुलेशन हुआ तो वहाँ पे न्यूट्रिशन पहुँच गया, तो मसल्स वीक निकल गए। तो आपने कुछ नहीं कराया, वो पैर आपका महीने में ऐसे रखे रहेगा, पैर उसका पतला हो जाएगा, तो वहाँ पे इसलिए आइसोमेट्रिक हम लोग कराते हैं। या किसी को मान लो गर्दन में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, स्पॉन्डिलाइटिस से दिक्कत है, तो उस कंडीशन में आप गर्दन से घुमा दोगे, पता ना उसकी नसें दबी हुई, आपने आइसोटोनिक करा दिया,
दिक्कत और बढ़ जाएगी। न दबी हुई आपको पता नहीं, आपको घुमा दिया, चक्कर दोबारा चक्कर और बढ़ गया। उस कंडीशन में आइसोमेट्रिक कराते हैं। जैसे कि आपने कहा ऐसे हाथ रखिए, प्रेशर दीजिए, तो सर से उसने हाथ प्रेशर लगाया, हाथ से उसको लगा, मूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ही करोगे सेम, ये नहीं करना है, खाली रोक के रखना, ठीक है। ऐसे पीछे, ऐसे आगे, ऐसे यहाँ पे, ऐसे ऊपर से, तो वो सब आपका आइसोमेट्रिक है। मतलब कि स्टैटिक हो गया, द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस बट विदाउट एनी चेंज इन लेंथ। इसेंट्रिक क्या है, द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लेंथेंस टू कंट्रोल द रेजिस्टेंस, ठीक है। लोअरिंग एंड ए डंबल यूजिंग ए बाइसेप्स कर्ल, मतलब आपने डंबल नीचे किया तो वो हो गया इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक क्या है, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टनेस टू ओवरकम द रेजिस्टेंस लिफ्टिंग ए डंबल यूजिंग ए बाइसेप्स कर्ल। ये हो गया कॉन्सेंट्रिक, ये हो गया इसेंट्रिक, है ना। और डंबल रख के खाली आप नहीं उठा पा रहे, ऐसे करें, वो हो गया आइसोमेट्रिक, ठीक है। कितना बचा? 347 को कहा चल पढ़ा था, ब्रेक कर दें, पूरा कर दें, तो 20 मिनट टाइम लगेगा, ब्रेक कर दो, क्योंकि आप लोग ज़्यादा समझ नहीं पाओगे, पढ़ा दूँगा।